नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 5 है, जीवन की मौलिक इकाई यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके पाठगत प्रश्न हैं, चाहे वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, सारे के सारे मैं यहाँ पे आज की वीडियो में मैं कराऊंगा और डिटेल में उसके सोल्यूशन को बताऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आप लोग को वीडियो देखते देखते सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आगे आने वाली कंपटीशन की अगर आप लोग तैयारी करते हैं उसमें भी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप लोगों को लाभ मिलता है, आप लोगों को कुछ न कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर डेली बेसिस पे आप लोग एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए या फिर कोई चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा दूंगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करके रखना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। तो देखते हैं, चलिए, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पृष्ठ संख्या आपके 66 पे है, यानी पेज नंबर 66 पे है। क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं बताऊंगा उसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है 1665 ईस्वी में। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। और किसकी मदद से की थी, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने कार्क एक होता है उसको पतले पतले हिस्से को काटा। उसके बाद उसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें क्या उनको दिखा, छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखे। प्रकोष्ठ क्या होता है, कमरानुमा होता है, जिससे मधुमक्खी का छत्ता होता है। आपने ध्यान से देखा होगा तो इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से। इसी तरीके से उनको यहाँ पे जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा कार्क के टुकड़े को काट के, तो इस तरीके से उनको छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखे जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे मालूम पड़े। इन प्रकोष्ठों यानी इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या कहा, कोशिका कहा। और कोशिका का अर्थ क्या होता है, तो लैटिन भाषा में अगर सेल की बात की जाए तो सेल का अशाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। ये हो गया। सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी। इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। किस चीज़ की सहायता से की था, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने कार्क को काट के देखा था और उसमें उन्होंने देखा तो जो था उसको मधुमक्खी के छत्ते के आकार की दिखा था उनको। और जो सेल होता है उसका जो लैटिन शब्द का अर्थ होता है वो छोटा कमरा होता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। यानी जो एक कोशिका स्वयं स्वतंत्र रूप से भी अगर देखी जाए, जो एक प्रकोष्ठ होता है आपका इस तरीके से, वो स्वतंत्र होती है सारे कार्य करने के लिए जो जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। सभी जीव जंतुओं में सभी जीव जो हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है और उसमें सभी अपने कार्य वो करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, यानी कि उसको कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृष्ठ संख्या 68 पे है आपके पेज में। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के से कैसे अंदर और बाहर आते जाते हैं, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। इसके बारे में आपको बताना है संक्षिप्त में। तो यहाँ पे जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वो विसरण की सहायता से, विसरण प्रक्रिया एक होती है, उसकी सहायता से कोशिका के बाहर और अंदर प्रवेश करता है। जब कोशिका के बाहरी पर्यावरण में, कोशिका के बाहर जो पर्यावरण है, वातावरण है, CO2 की जो सांद्रता होती है कोशिका के में स्थित जो CO2 है उससे अपेक्षाकृत यहाँ पे कम होती है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, विसरण होता है। विसरण के द्वारा यहाँ पे कोशिका से CO2 बाहर निकलता है। CO2 की यहाँ पे एक कोशिकीय अपशिष्ट है, यानी कि वेस्टेज है, जो कोशिका में एकत्र होकर उसकी सांद्रता, भाई कहीं पे भी अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो वहाँ पे उस चीज़ की सांद्रता बढ़ जाती। जैसे आप पानी में क्या है, नमक घोलते जाएंगे तो नमक की सांद्रता क्या होगी, उसमें बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से जब यहाँ पे आप कोशिका के अंदर CO2 जमा होता जाता है अपशिष्ट के रूप में, वेस्ट के रूप में, तो वहाँ पे कोशिका के अंदर CO2 का जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे विसरण की सहायता से CO2 बाहर की तरफ चला जाता है। और पानी की बात की जाए तो पानी जो होता है वो परासरण प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा ये कोशिका से अंदर बाहर जाता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं।
प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णांग यहाँ पे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल यहाँ पे जल है ये जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे मेन जो आपका क्वेश्चन पूछा था कैसे अंदर बाहर करते हैं, तो जो CO2 होता है वो यहाँ पे विसरण की प्रक्रिया के द्वारा अंदर बाहर जाता है और जो जल होता है वो परासरण प्रक्रिया द्वारा अंदर बाहर जाता है सेल के अंदर बाहर। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बता दूँ कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कुछ चीज़ों को तो अपने से आर पार जाने देती है, लेकिन कुछ चीज़ों को वो रोक के रखती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जो कुछ चीज़ों को अपने आर पार जाने दे और कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही रोक के रखे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं। यह अन्य पदार्थों की गति को भी प्रभावित करती है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर आपके 70 पे है, 70 पे है। यहाँ पे आप सभी को पहले मैं बता दूँ जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इन दोनों के बीच में आपसे अंतर पूछा है। तो यहाँ पे एक तरफ लिख दिया मैंने यूकैरियोटिक और एक तरफ लिख दिया है प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे आपको बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ABCD में P पहले आता है कि U पहले आता है, तो आप कहेंगे कि P पहले आता है, बाद में क्या आता है, U आता है। तो बाद में जो आएगा ये बड़ा है इसका, अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो लेटर का नंबर होता है वो 21 पे आता है और ये जो होता है आपका P वो आपका होता है 16 पे। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो P पहले आ जाता है तो U बाद में आता है, यानी कि जो बड़ा होगा वो U होगा, छोटा जो होगा वो P होगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, जो प्रोकैरियोटिक को P मान लिया है, यूकैरियोटिक को U मान लिया है। साइज़ के बारे में अगर पूछेगा आपसे अंतर, तो साइज़ आपका प्रोकैरियोटिक का कम होता है, कंपेयर करेंगे अगर यूकैरियोटिक से, यूकैरियोटिक का ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक की साइज़ होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, और यूकैरियोटिक की साइज़ जो होती है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर होती है। अगला जो यहाँ पे है, यहाँ पे इसी में मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी कर दिया, जिससे आप लोगों को यहाँ पे मैं नीचे लिख के दिखा दिया मैंने। केंद्रकीय क्षेत्र जो है बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल यहाँ पे क्रोमैटिक पदार्थ होते हैं और उन्हें केंद्रकाय कहते हैं। दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे केंद्रकीय क्षेत्र जो है वो सुस्पष्ट होती है, यूकैरियोटिक में साफ साफ दिखती है, जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरी होती है। तीसरे में है यहाँ पे क्रोमोजोम, जो आपका प्रोकैरियोटिक में 1 होता है, यूकैरियोटिक में 1 से अधिक होते हैं। और लास्ट में है चौथा, झिल्ली युक्त कोशिका जो होती है अंगक अनुपस्थित होता है और यहाँ पे यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होता है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर 73 पे है, 73 पे है। प्रश्न है कि आप 2 ऐसे अंगों, यहाँ पे अंग लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, 2 ऐसे अंगों का नाम बता सकते हैं जिसमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो 2 ऐसे अंग हैं, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है यहाँ पे प्लास्टिड। इनमें इनके अपने आनुवांशिक पदार्थ DNA होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है प्लास्टिड। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, यदि किसी कोशिका को संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका श्वसन, व्यर्थ पदार्थों को साफ करना, नए प्रोटीन बनाना, पोषण प्राप्त करना आदि कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तथा अंततः कोशिका मृत हो जाती है और इसे लाइसोसोम पाचित कर लेता है, यानी कि लाइसोसोम इसको खा लेता है। अगर कोई कोशिका है, उसका जो एक संगठन होता है, ग्रुप होता है, उसको अगर किसी भौतिक कारण की वजह से, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ टूट गया, हाथ पैर कट गया उसका, या फिर किसी रासायनिक प्रभाव से, जैसे कोई किसी के साथ किसी रासायनिक प्रभाव के कारण, जैसे सांप किसी को काट लिया, एक तरीके से रासायनिक प्रभाव, उसका जहर आपके शरीर में फैल जाता है। इसकी वजह से कोई कोशिका अगर नष्ट हो जाती है तो क्या होगा, आपके अंदर कुछ चीज़ें सांस लेने में दिक्कत होगी, जो आपके अपशिष्ट होते हैं शरीर में वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे सही से, प्रोटीन नहीं बना पाएगा आपका शरीर, पोषक पदार्थ आपके शरीर को नहीं मिल पाएगा और इसकी वजह से वो कोशिका, उस जगह की कोशिका मर जाएगी, जिसको क्या होगा, लाइसोसोम खा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती सेल थैली या फिर सेल क्यों कहते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर जाते हैं। यानी जैसे कोई है पदार्थ अगर वो ख़राब हो गया तो क्या होगा, लाइसोसोम फट जाएंगे और लाइसोसोम से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। एंजाइम क्या करेंगे, उस पदार्थ को, उस कोशिका को पचाने में मदद करेंगे। इसलिए क्या कहते हैं, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यहाँ पे राइबोसोम होता है, राइबोसोम में आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन, ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। अब आपके पाठ के पुस्तक के लास्ट में जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो देखते हैं। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करना है। आप सभी को पता है कि जंतुओं में अलग टाइप की कोशिका होती है और पेड़ पौधों में अलग टाइप की कोशिका होती है, तो उनमें क्या है, तुलना करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पादप कोशिका है यानी कि पौधों की जो कोशिका है यह प्रायः जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है। तो जंतु कोशिका क्या होगी, छोटे आकार की होगी। दूसरा है इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति होती है। जो पादप कोशिका पेड़ पौधे उसमें कोशिका भित्ति होती है, जबकि यहाँ पे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, अगला है इसमें हरित लवक, पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे कलर के होते हैं, इसलिए इसको यहाँ से समझ सकते हैं हरित लवक उपस्थित होते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। चौथा है इसमें प्लास्टिड उपस्थित होते हैं और जो जंतु कोशिका उसमें प्लास्टिड उपस्थित नहीं होते हैं। पाँचवा है इसमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र यानी कि यहाँ पे सेंट्रोइलेस अनुपस्थित होते हैं, जबकि आपके जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, इसमें उपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। अब पादप कोशिका में देखें छठवां पॉइंट, इसमें केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होता है, जबकि आपका जंतु कोशिका में इसमें केंद्रक बिल्कुल मध्य में होता है। सातवां है इसमें पादप कोशिका में इसमें रसधानियाँ यानी कि वेस्कुलस बहुत बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में जो यहाँ पे धमनियाँ हैं वो छोटी होती हैं। और पादप कोशिका में सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला जो पॉइंट है, गोल्जी उपकरण अलग अलग इकाइयों डिक्टियोसोम्स का बना होता है। और जबकि यहाँ पे जो जंतु कोशिका है इसमें गोल्जी उपकरण होता है जो आसानी से दिखाई देता है तथा इसकी संरचना जटिल एवं विकसित होती है। तो ये हो गया आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यहाँ पे इसका वो किया गया, क्या कहते हैं, तुलना की गई है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार भिन्न है, अंतर आपको बताना है। तो आकार तो पहले ही बता दिया था मैंने, एक यहाँ पे माइक्रोमीटर्स होता है 1 से 10 और आपका यूकैरियोटिक का 5 से 100 होता है। केंद्रिका अनुपस्थित होती है इसमें प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में यहाँ पे केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस उपस्थित होता है। उसका झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण आदि उपस्थित होते हैं। उसके बाद पाँचवा है इसमें केंद्रकी क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसके केंद्रक झिल्ली नहीं होता। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिक पदार्थ होते हैं जिसे केंद्रकाय कहते हैं, जबकि आपका जो यूकैरियोटिक होता है इसका आपका सुस्पष्ट होता है केंद्र की और चारों तरफ ये कि उस केंद्र की झिल्ली से घिरा होता है। जबकि छठवां पॉइंट है यहाँ पे, इसमें कोशिका विभाजन यानी कि विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। जो कोशिका का विभाजन होता है वो फिजन और बडिंग द्वारा होता है, जबकि आपका यूकैरियोटिक में यहाँ पे जो विभाजन होता है माइटोसिस और मायोसिस के द्वारा होता है, यानी अर्धसूत्री और यहाँ पे समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पे कोशिका का विभाजन होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे बनता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होता है। यही मैंने आपको अभी बताया था लाइसोसोम वाला। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिकांग लाइसोम फट जाएगा और लाइसोसोम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इस स्थिति में कोशिका जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि पदार्थ अंदर बाहर आसानी से आ जा सकेंगे, अतः कोशिका में रासायनिक पदार्थों का संगठन सुचारू रूप से नहीं रह पाएगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो कोशिका के जीवन में यहाँ पे बात की जाए तो 3 पॉइंट बताए गए हैं। यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं हो तो लाइसोसोम का बनना बंद हो जाएगा तथा कोशिका का यहाँ पे अपशिष्ट निपटान यानी कि जो अपशिष्ट बाहर निकालता है वो नहीं हो पाएगा। दूसरा है गोल्जी उपकरण के बिना ईआर में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे क्योंकि गोल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक
किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है गोल्जी उपकरण के बिना पदार्थों का संचयन यानी कि स्टोरेज, रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन तथा बंद करना यानी कि पैकेजिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए गोल्जी उपकरण कोशिका के अंदर उपस्थित होना बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, पांचवा क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर और क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट है आज के चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार, ये तो आप गिन भी नहीं पाएंगे कितनी बार पूछा गया कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का बिजली घर। याद रखिएगा ये नाम, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा होती है। छठवां क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो लिपिड का संश्लेषण यहाँ पे कहाँ पे होता है, चिकनी यहाँ पे अंतर्द्रवी जली यानी कि SER में लिपिड का संश्लेषण होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका में यानी कि RER पर लगे राइसोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लिपिड का संश्लेषण SER में और प्रोटीन का संश्लेषण RER में। सातवां क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अभी नीचे फिगर में दिखाऊंगा, मैं आपको कैसे समझाऊंगा वहाँ पे। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण कर लेता है। जब भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आते हैं तो वह उन्हें चारों ओर से अपने कुटपाद में घेर लेता है। यह एक प्यालीनुमा रचना होती है जिसे खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसधानी फूड वैक्यूल कहते हैं। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा खाद्य रसधानी में होती है। पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा जिसका पाचन नहीं हो पाता। यह खाद्य रिक्तिका के मध्य में से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ फिगर ये आपका क्या है, यहाँ पे इसके आसपास भोजन आया ना, ये आया तो कुटपाद है यहाँ पे, एक ये क्या किया, कुटपाद से चारों तरफ घेरा, उसको अपने अंदर ले लिया। यहाँ पे अंदर आ गया, इसमें से जो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कुटपाद में भोज्य पदार्थों को घेरना, यहाँ पे घेर रहा है धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोशिका द्रव्य में भोज्य पदार्थ के साथ या खाद्य रसधानी। यहाँ पे खाद्य रसधानी है ये, और उसके बाद दो अंदर है खाद्य कण है। तो इस तरीके से ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अमीबा अपना भोजन बनाता है या प्राप्त करता है। परासरण और विसरण आपको जो शुरू में मैंने बताया था, उसमें परासरण क्या है इसके बारे में देखिए। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। इसी क्या कहते हैं, परासरण। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू का कप बन जाए। इसमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब पहला कार्य क्या है, कप A को खाली रखो, कप B में 1 चम्मच चीनी डालो, कप C में 1 चम्मच नमक डालो और कप 4 में क्या है, D में उबले हुए आलू के बनाए गए कप D में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। पहला है B तथा C खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। दूसरा क्या है, A आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तथा तीसरा है A तथा D आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। तो तीनों का यहाँ पे वर्णन करना है। पहले यहाँ पे फिगर देखिए बता दिया गया है। एक बीकर में यहाँ पे पानी भरा गया, इसमें आलू का ये कप है जिसमें सिंपल सा डाल दिया गया। दूसरे में यहाँ पे कप में यहाँ पे बीकर में पानी डाला गया, उसमें आलू डाला गया, उसके ऊपर चीनी डाल दिया गया। तीसरे कप में क्या किया गया, यहाँ चीनी की जगह नमक डाल दिया गया। और चौथे में पहले तो यहाँ पे आलू का जो ये डाला गया है कप, इसको उबाला गया, उसके बाद इसमें चीनी डाल दिया गया। तो पहला है यहाँ पे परासरण के कारण B तथा C कप में जल एकत्र हो जाता है। ठीक, B तथा C जल में जल एकत्रित हो जाता है क्योंकि कच्चे आलू के बने दोनों यहाँ पे कप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं और जल परासरण विधि से खोखले आलूओं के भीतर चला जाता है। ठीक है, यह एक
अल्प परासरण दाबी विलयन और तथा आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा उससे बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। परंतु जब कुछ समय बाद इसमें चीनी और नमक डाल दिया जाता है तो पुनः जल आलू के कप के भीतर चला जाता है। ऐसा बहिर्परासरण यानी कि यहाँ पे एक्सोस्मोसिस के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है। आलू नियंत्रण का कार्य करता है तथा यह एक मानक स्थिति है जिससे स्थिति BCD की तुलना की जाती है। यानी कि A को मानक बनाया गया है, उसके बाद BCD का इससे तुलना किया गया है। इससे यह इंगित होता है कि आलू कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं होती है। तीसरा है, आलू कप A में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर तथा यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे बाहर लिख दीजिएगा, बाहर जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं है। अतः एक समपरासरण की स्थिति है, यानी कि जब सांद्रता दोनों तरफ बराबर होगी तो कोई किसी की तरफ जाएगा नहीं जाएगा। परासरण के लिए सांद्रता में अंतर होना आवश्यक है। कप डी में जो आलू था वो उसे उबाला क्यों गया था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कप डी उबले आलू का था जिसमें 1 चम्मच चीनी थी। उबला होने के कारण वह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं करेगा। जब उबला नहीं था तब तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य कर रहा था, जब उबाल दिए आलू तो वो पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण आलू कप डी से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी क्योंकि उबले हुए आलू की कोशिका मृत हो जाती है तथा इसकी झिल्ली की पारगम्यता खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। थोड़ा सी बड़ी होगी वीडियो क्योंकि एक ही चीज़ काफ़ी डिटेल मैंने बताया है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग NCERT के किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन देखना है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।